नमस्कार, स्वागत है आपका खबर दोपहर में। मैं हूं गीतांजलि। बुलेटिन में सबसे पहले 20 बड़ी खबरें। कश्मीर के श्रीनगर में महाराजा हरि सिंह अस्पताल पर आतंकी हमला हुआ। हमले में एक पुलिसकर्मी शहीद, जबकि दूसरे की हालत गंभीर बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक पाकिस्तानी आतंकी अबू हंजला को मेडिकल जांच के लिए पुलिस अस्पताल लेकर आई। अपने साथी को छुड़ाने को लेकर हथियारबंद आतंकियों ने अस्पताल में गोलियां बरसानी शुरू कर दी। फायरिंग के दौरान आतंकी अब्दुल पुलिस की गिरफ्त से फरार हो गया। आतंकी हमले के बाद सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया। आतंकियों की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन जारी। रणवीर फर्जी एनकाउंटर मामले में दिल्ली हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। कोर्ट ने 7 पुलिसकर्मियों को दोषी करार दिया, जबकि 11 पुलिसकर्मियों को बरी कर दिया। देहरादून में हुए रणवीर एनकाउंटर में 9 जून 2014 को 18 पुलिसकर्मियों को दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई थी। इसके बाद सभी 18 पुलिसकर्मियों ने 20,000 कोर्ट में अपील की थी। दिल्ली के शाहदरा से 25 जनवरी को अगवा किए गए बच्चे को गाजियाबाद से छुड़ा लिया गया। पुलिस ने बदमाशों से मुठभेड़ के बाद बच्चे को सकुशल मुक्त करा लिया। मुठभेड़ के दौरान एक अपहरणकर्ता मारा गया। नोएडा का फर्जी एनकाउंटर मामला राष्ट्रीय मानवाधिकार के पास पहुंच गया। फेक एनकाउंटर मामले में एनएचआरसी ने यूपी सरकार, मुख्य सचिव और डीजीपी को भी नोटिस भेजकर 6 हफ्ते में जवाब मांगा। बागपत में बदमाशों ने किसान का अपहरण करने के बाद 25 लाख रुपए की फिरौती की मांग की। बदमाशों ने किसान के परिवार वालों को धमकी दी कि अगर पैसे का इंतजाम नहीं किया गया तो वो किसान की हत्या कर देंगे। अलीगढ़ में हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने एक मोबाइल दुकानदार और उसके सेल्समैन की जमकर पिटाई की। मारपीट की ये पूरी तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हो गई। पुलिस सीसीटीवी तस्वीरों के आधार पर मामले की जांच कर रही है। जौनपुर में बीजेपी नेता की गुंडागर्दी का वीडियो सामने आया। पेट्रोल पंप पर डीजल भराने आए एक ट्रक ड्राइवर को स्थानीय भाजपा नेता दयाशंकर सिंह ने जमकर पीटा। तस्वीरें सीसीटीवी में कैद। प्रतापगढ़ में बदमाशों ने अपना दल नेता पंकज शुक्ला की गाड़ी पर फायरिंग कर दी। इस फायरिंग में कार चालक की मौत हो गई। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी। यूपी बोर्ड की परीक्षाओं का आगाज हो गया है। 6 फरवरी से 12 मार्च तक चलने वाली हाई स्कूल और इंटर की बोर्ड परीक्षाओं में 65 लाख से ज्यादा छात्र छात्राएं हिस्सा ले रहे हैं। पहली बार 8,500 परीक्षा केंद्रों में सीसीटीवी लगाए गए। चंदौली में 2 कॉलेज में नकल के खेल का खुलासा। सेक्टर मजिस्ट्रेट ने रमाशंकर इंटर कॉलेज अमड़ा में नकल कराते कॉलेज प्रबंधक को पकड़ा। वहीं देवनारायण कॉलेज सेमरा में फर्जी कक्ष निरीक्षक को अरेस्ट किया गया। मेरठ में शिक्षा विभाग और जिला प्रशासन के बड़े बड़े दावों की पोल खुलती दिखाई दी। संवेदनशील केंद्र जहां आरा इंटर कॉलेज में सुरक्षा के नाम पर एक सिपाही तक मौजूद नहीं। कॉलेज के बाहर लोगों की भीड़ लगी। देवरिया के अधिकतर परीक्षा केंद्रों पर लगे इस खराब सीसीटीवी नकल विहीन परीक्षा को मुंह चढ़ाते नजर आए। इस सीसीटीवी में रिकॉर्डिंग नहीं हो रही, जिसमें कोई भी आसानी से नकल कर सकता है। जौनपुर में डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने 9 परीक्षा केंद्रों का औचक निरीक्षण किया। छापेमारी के बाद स्कूल प्रशासन में हड़कंप मच गया। सीएम के साथ अपर मुख्य सचिव संजय अग्रवाल भी मौजूद। आगरा में यूपी बोर्ड की परीक्षाओं के पहले दिन हाई स्कूल की छात्राओं में दिखा काफी जोश। छात्राओं ने नई व्यवस्था के तहत हुई परीक्षा के लिए धन्यवाद दिया। हापुड़ में एक बेटी अपनी शादी के दिन बीआर इंटर कॉलेज के समारोह में परीक्षा देने पहुंची। हाथों में मेहंदी और कलम थामे इस छात्रा की आज शाम को बारात आनी। हाईस्कूल और इंटर की परीक्षाओं को नकल विहीन कराने के बड़े बड़े दावे कर रही यूपी सरकार की अगली परीक्षा है। पहाड़ी इलाकों में मौसम का मिजाज बदलने से भारी बर्फबारी हुई। केदारनाथ, बद्रीनाथ समेत ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। और इसी बीच जम्मू कश्मीर से आ रही बड़ी खबर आपको बताते हैं। श्रीनगर में एसएमएचएस अस्पताल में आतंकी हमला हुआ, जिसमें एक पुलिसकर्मी शहीद हुआ है, जबकि एक पुलिसकर्मी जख्मी हुआ है। पुलिस अस्पताल में आतंकी अबू हुंजला को मेडिकल के लिए लेकर आई थी, लेकिन इसी बीच आतंकियों ने अस्पताल पर हमला बोल दिया। आतंकियों ने पुलिस पर फायरिंग की और साथ ही आतंकी अब्दुल हुंजला को छुड़ाकर
ले जाने में कामयाब हुए। आतंकी अबू उंजला पाकिस्तान का बताया जा रहा है। आतंकी हमले के बाद सुरक्षा बलों ने इलाके को घेर लिया और आतंकियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन जारी है। सेंट्रल जेल से कुछ डेटिन्यूज लाए थे, उसमें से एक ने वन हैड ट्राई टू स्नैच द वेपन, प्रॉब्ली उसने उससे फायर किया है। हमारी जो पार्टी है प्रोटेक्शन पार्टी, उस पर फायर किया है। दो उसमें एक क्रिटिकली इंजर्ड है और एक इंजर्ड है। तो वन डेटिनी हैज फ्लेड अवे, रेस्ट 5 वी हैव जस्ट टेकन बैक टू द सेफ प्लेस। अभी हमारे पास प्रिलिमिनरी रिपोर्ट है, ही इज नेम्ड बाय Naveed. Is he a Pakistani? We are verifying it. Most probably he's an outsider. So we are verifying it. We'll come up with the details. Sir, is any red alert? नहीं, रेड अलर्ट नहीं है. There is a system in place. उसके बाद वो ऑटोमेटिकली वो वापस आ जाता है. जो सिटी में चेकिंग है या नाका सिस्टम है, वो प्लेस में आ जाता है. We are doing things. और इस वक्त सीधा हम रुख करेंगे मनोज कौल की ओर, जो कि एडिटर जम्मू एंड कश्मीर हैं। शंकर आनंद संवाददाता दिल्ली से हमारे साथ में जुड़े हैं। मनोज कौल जी, ये जम्मू कश्मीर में ये क्या हुआ? आतंकियों ने जिस तरह से हमला किया, ये भी एक बहुत बड़ी सोची समझी साजिश है। कैसे उन्हें ये मालूम हुआ कि जो आतंकी गिरफ्तार किया गया उसे मेडिकल के लिए लाया जाएगा? इस तरह के तमाम सवाल बनते हैं। बहरहाल फिलहाल अभी ताजा अपडेट्स को लेकर बात की जाए तो क्या स्थिति? देखें गीतांजलि, अभी जो ताज़ा स्थिति के बारे में अगर बात करेंगे तो चाहे वो हॉस्पिटल का परिसर हो जहां पर ये घटना आज सुबह पेश आई थी, या फिर शहर के अन्य इलाके हों, जब वहां पर कॉर्डन और सर्च ऑपरेशंस किए गए, जगह जगह गाड़ियों की तलाशी ली जा रही है और ये सुनिश्चित करने की कोशिश की जा रही है कि अगर जो आतंकी भागा है अबू हुंजला, उसको पकड़ा जाए। और जहाँ तक आपने ये कहा कि एक बहुत बड़ी वारदात है ये, इसमें जो अभी तक हमारे पास जो रिपोर्ट्स हैं उसमें 2 वर्जन है। एक वर्जन जो पुलिस का है, उनका ये कहना है कि 6 कैदी जो हैं जो आतंकी थे और उन्हें सेंट्रल जेल श्रीनगर से SMHS हॉस्पिटल ले जाएगा। और जैसे ही हॉस्पिटल पहुँचे तो वहाँ पर एक जो विदेशी आतंकी है अबू हंजला, जो मुल्तान पाकिस्तान का बताया जाता है, उसने राइफल छीन ली एक पुलिसकर्मी की और उसके बाद फायरिंग करके 2 पुलिसकर्मियों को घायल कर दिया, जिसमें से एक की बाद में मौत हो गई। जबकि वहाँ जो दूसरा वर्जन जो आई विटनेसेस है, उनका ये कहना है कि गोलियां इतनी चली, ऐसा लग रहा था कि बाहर से कुछ मिलिटेंट्स आए हैं। ये भी रिपोर्ट्स हैं कि शायद स्कूटर पे 2 मिलिटेंट आए पिस्टल्स लेके और उन्होंने वहाँ पे हमला कर दिया और उसके बाद वो ये जो फॉरेन मिलिटेंट था उसको अपने साथ ले गए। और जहाँ तक इस पूरी घटना का सवाल है, तो जिससे डेफिनेटली एक बहुत बड़ा जो है एक सिक्योरिटी लैप्स माना जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि अगर जिस तरह से मिलिटेंट अगर हॉस्पिटल तक पहुंचने में कामयाब हो गए, जो श्रीनगर शहर के मनोज जी, यहाँ तो सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवालिया निशान है। अस्पताल में और भी मरीज भर्ती हैं, ऐसे में उनकी सुरक्षा भी देखा जाए तो सवालों के घेर में। शंकर आनंद हमारे संवाददाता दिल्ली से बने हैं। शंकर, बिल्कुल फिल्मी अंदाज में हुआ ये। आतंकी को लेकर पुलिस पहुंची है मेडिकल कराने और वहां पर पहुंच गए हैं आतंकियों से छुड़ाने, और छुड़ाकर भी बाकायदा ले गए हैं। एक हमला, थ्योरी 2 है। देखिए, जिस तरह से पाकिस्तान के आतंकियों की अगर बात करें तो पाकिस्तान के आतंकी पिछले कुछ समय से लगातार वो बौखलाहट में रह रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से ये हाल फिलहाल में भारतीय सेना के जवानों ने जिस तरह से कार्रवाई पाकिस्तान की ओर की है और पाकिस्तान के आतंकियों के खिलाफ जो एक मुहिम बाकायदा भारतीय सेना के जवानों ने चलाया है, और खासकर ऑपरेशन ऑल आउट के जरिए जिस तरह से पाकिस्तानी आतंकियों का मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है, ये उसी बौखलाहट का नतीजा है कि कश्मीर में घुस करके इस तरह की वारदात को उसने अंजाम दिया है। हालांकि इस मामले पर तमाम जो सेना के जवान हैं और तमाम जो खुफिया अलर्ट्स जो हैं उसको वहाँ पे और भी ज़्यादा बिल्ड किया जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि इस इलाके में तमाम जो भी आतंकी हैं उसके खिलाफ बिल्कुल ठोस कार्रवाई की जाए। सवाल से कहा जा सकता है कि ऑपरेशन ऑल आउट का ये असर है। जी, मिशन ऑल आउट चल रहा है, लेकिन दूसरी ओर हमारे देश के जवान लगातार शहीद हो रहे हैं। हम तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे और आप दोनों को रोकना चाहेंगे। हमारे साथ बने रहिए। यहां शहीद जो देश की सुरक्षा में अपनी जान गंवा चुके हैं, उनको श्रद्धांजलि दी जा रही है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में।
आगे साइड आगे साइड तो देश की सुरक्षा में शहीद जवान, आतंकी हमले लगातार हो रहे हैं, चाहे सीमा पर कह लीजिए या फिर एक ताजा हमला जो कि अपने आतंकी दोस्त को छुड़ाने के लिए उन आतंकियों ने किया हो। लेकिन इस हमले में देश की सुरक्षा में लगे जवान अपनी जान देश की सुरक्षा में न्यौछावर कर रहे हैं। ऐसे एक जवान को श्रद्धांजलि देते तमाम लोग आप देख सकते हैं, सेना के कई अफसर वहां पर मौजूद हैं और श्रद्धांजलि दी जा रही है इस जवान को जिसने देश की सुरक्षा में अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। तस्वीरें में आप देख सकते हैं, वहां पूरे सम्मान के साथ इस शहीद को श्रद्धांजलि दी जा रही है। हमारे देश के जवान लगातार अपनी जान गंवा रहे हैं इन आतंकियों पर नकेल कसने में, और देखा जाए तो सीमा पर जिस तरह की सुरक्षा है वो वाकई काबिले तारीफ है। अगर ये जवान हमारी सुरक्षा में ना हो तो फिर स्थिति क्या हो सकती है ये अंदाजा लगाया जा सकता है। इसीलिए पूरा देश नमन करता है इन शहीदों को जो देश की सुरक्षा में अपने प्राण तक न्यौछावर कर देते हैं और ऐसे एक जवान को श्रद्धांजलि देते सेना के कई अफसरों को आप देख सकते हैं तिरंगे में लिपटा शहीद का ये पार्थिव शरीर। और चलिए एक बार फिर से रुक कर रहे हैं, मनोज कौल एडिटर जम्मू एंड कश्मीर हमारे साथ बने हैं, शंकर आनंद भी बने हैं हमारे साथ में। मनोज जी, एक के बाद एक जवान लगातार शहीद हो रहे हैं और जिस तरह से आतंकी हैं पूरी नकेल को कसी जा रही है, लेकिन फिर भी गाहे बगाहे इस तरह की जो खबरें हैं वो आती रहती हैं। और आज की खबर के लिए तो मैं कहूंगी, मैं दोबारा से यही कहूंगी कि बिल्कुल ये जैसे फिल्म कोई चल रही हो कि एक आतंकी को ले जाया जाता है अस्पताल और उसके बाद में उसके आतंकी दोस्त आते हैं, हमला बोलते हैं और फिर उसको फरार कर कर भी ले जाते हैं। तो एक क्वेश्चन मार्क तो यहां पर बन रहा है। जी हाँ, बिल्कुल गीतांजलि, आपने बिल्कुल सही कहा कि जिस तरह से ये घटना को अंजाम दिया गया है तो उससे ऐसा लगता है कि अगर ये थ्योरी मानी जाए कि जो दो स्कूटर पे जो दो मिलिटेंट आए थे और जैसे ही इन कैदियों को हॉस्पिटल पहुंचाया गया और उसके बाद उन्होंने हमला करके वो एक आतंकी को अपने साथ ले गए, तो उसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं एक प्लान बनाया गया था। अब ये प्लान बना कैसे? अगर एक मिलिटेंट जेल के अंदर बंद है, फिर वहाँ से ये इन्फॉर्मेशन लीक कैसे होती है, वो उन मिलिटेंटों के पास कैसे पहुंच जाती है ताकि वो ये प्लान बना सके। तो उसमें ऐसा लगता है कि जैसा ये कहा जाता है कि घर का भेदी लंका ढाए, ऐसा ही लगता है कि शायद जेल के अंदर ही कुछ कर्मचारी ऐसे होंगे या पुलिस के कुछ ऐसे अधिकारी होंगे जिन्होंने ये मैसेज उन आतंकियों तक पहुंचाए कि इस टाइम पे इस हॉस्पिटल में उनको ले जाया जाएगा, और जिसके बाद ये जो वारदात अंजाम दी गई है और वो आतंकी जो है वहाँ फरार हुआ है। हालांकि पुलिस, जैसे मैंने कहा गीतांजलि, पुलिस का ये भी कहना था कि वो इस बात को फिलहाल नहीं मान रहे हैं, पूरी तरह से उसकी तस्दीक नहीं कर रहे हैं कि दो मिलिटेंट बाहर से आए थे, उन्होंने हमला किया था। उनकी ये थ्योरी है कि यही जो फॉरेन मिलिटेंट, फॉरेन नेशनल, जो कि मुल्तान पाकिस्तान का अबू हंजुला, उसी ने पुलिस वाले की जो राइफल है उसको छीन लिया, उसके बाद हमला कर दिया और फरार होने में कामयाब हो गया। लेकिन ऐसा लगता है कि पुलिस फिलहाल उन पे जो सवाल उठ रहे हैं पूरी ये जो हमला हुआ है उस पर इंटेलिजेंस के हवाले से, और ख़ास तौर पे कि ये प्लान बना कैसे, ये इन्फॉर्मेशन लीक कैसे हो गई, उस पर शायद अभी पर्दा डालने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ऐसा लग रहा है अभी, जैसे कि हमने दिखाया कि बहुत ये जो हेड कांस्टेबल मुश्ताक अहमद जो इस हमले में मारा गया था, वो करना का रहने वाला है, जो हमारी इन्फॉर्मेशन है। वहाँ पुलिस अधिकारी मौजूद हैं, जो उच्च अधिकारी हैं पुलिस के, उनसे हम लगातार फिर से ये कोशिश करेंगे जानने की कि आखिर ये हमला क्या जी मनोज कौल जी, आप किया है या फिर ये प्लान बनाया गया था। आप बातचीत जारी रखिएगा, हम अपडेट्स और लेंगे आपसे। और शंकर आनंद चूंकि दिल्ली से हमारे साथ में जुड़े हुए थे, शंकर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, मनोज जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ आतंकी हमला हुआ और इस आतंकी हमले के बाद
जो आतंकी जिसे अस्पताल के लिए मेडिकल चेकअप के लिए लाया गया था उसे छुड़ाकर ये आतंकी ले गए हैं अपने साथ। पाकिस्तान का ये आतंकी बताया जा रहा था। कई महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन उसके पास हो सकती थी, अभी उससे बहुत ज्यादा इंक्वायरी होनी थी, अभी और प्रश्न जो हैं वो पूछे जाने थे, लेकिन उससे पहले ही पाकिस्तान का वो आतंकी अपने आतंकी दोस्तों के साथ भागने में कामयाब रहा। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से आज चंदन की बहन ने मुलाकात की। चंदन की बहन ने सीएम से एनेक्सी में सीएम योगी से मुलाकात की और आपको बता दें कि सीएम से मुलाकात के बाद चंदन की बहन ने पत्रकारों से खास बातचीत की। उन्होंने कहा कि सीएम ने उन्हें मदद का आश्वासन दिया है। आपको बता दें कि 26 जनवरी को कासगंज में तिरंगा यात्रा के दौरान चंदन की हत्या हुई थी। और लखनऊ से आ रही बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी बजट सत्र का कार्यक्रम जारी। 8 फरवरी से होने वाले बजट सत्र का कार्यक्रम जारी। 16 फरवरी को 12:30 बजे पेश होगा यूपी बजट। 3,84,000 करोड़ का था साल 2017-18 का बजट। तो खबर यूपी बजट से जुड़ी। यूपी बजट सत्र का कार्यक्रम जारी। 8 फरवरी से होने वाले बजट सत्र का कार्यक्रम जारी। 16 फरवरी को 12:30 बजे पेश होगा यूपी बजट। 3,84,000 करोड़ का था साल 2017-18 का बजट। और मनीष शुक्ला प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ में मौजूद हैं। मनीष शुक्ला जी, बजट जो है उसे पेश करना है और एक बड़ी चुनौती ही है उसे रखना। 16 फरवरी को पेश किया जाएगा यूपी बजट। लेकिन निश्चित रूप से हमारा जो पहला बजट था उत्तर प्रदेश का जी, दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे मनीष जी से, जो कि प्रवक्ता है बीजेपी के, उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि बजट उस तरह का नहीं है जैसा होना चाहिए था, ये विपक्ष लगातार कह रहा है। अब देखना यह है कि यूपी बजट सत्र कार्यक्रम के दौरान क्या कुछ होता है। बजट सत्र कार्यक्रम जारी है हालांकि, और 16 फरवरी को 11:30 बजे यूपी बजट पेश किया जाएगा। इस बार बजट की राशि क्या होती है, क्योंकि साल 3,84,000 करोड़ का साल 2017-18 का बजट। अब इस बार क्या कुछ खास रहता है इस बजट में, ये देखने वाली बात जरूर होगी। जाहिर सी बात है कि बजट के कई जो अहम बिंदु हैं, जो मेन जो पॉइंट्स है इस बजट में, उनको रखना होगा। और ये भी संभव है कि इस बजट पर विपक्ष सरकार को लेकर घेरेगा भी। और अब देखना यह है कि क्या रहता है उस दिन जब 16 फरवरी को जब 12:30 बजे यूपी बजट पेश किया जाएगा। 3,84,000 करोड़ लगातार हम जानकारी दे रहे हैं आपको। 17 से 18 का जो बजट है, इतनी धनराशि का ये बजट था। और मनीष शुक्ला प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष जी, एक बार फिर से स्वागत है आपका। मनीष जी, बजट जो है वो रखना है आपको और 16 फरवरी 12:30 बजे ये बजट पेश किया जाएगा आपकी ओर से। तो आपको बता दें 3,84,000 करोड़ का था साल 2017-18 का बजट। क्या कुछ अहम रहता है, क्या कुछ खास रहता है, ये भी देखने वाली बात होगी। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। यूपी बजट सत्र कार्यक्रम जारी है हालांकि। 8 फरवरी से होने वाले बजट सत्र का जो कार्यक्रम है वो जारी है। 16 फरवरी को 12:30 बजे बजट पेश होगा यूपी का और 3,84,000 करोड़ का ये बजट 2017-18। और तीर्थराज प्रयाग में जनवरी 2019 में लगने वाले कुंभ से पहले प्रयागराज को करोड़ों की योजनाओं की सौगात मिलने जा रही है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी कल 7 फरवरी को प्रयागराज को 5,632 करोड़ की 5 बड़ी योजनाओं की सौगात देने जा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी परेड ग्राउंड मैदान में सुबह 10 बजे इलाहाबाद की 5 बड़ी जो परियोजनाएं हैं उनका शुभारंभ करेंगे, शिलान्यास करेंगे। और इसी के साथ ही फाफामऊ में गंगा नदी पर 4 लेन पुल का निर्माण, राम
वन गमन मार्ग, 7 रेल ओवर ब्रिज, 4 लेन का हाईकोर्ट फ्लाईओवर और इलाहाबाद से प्रतापगढ़ 4 लेन सड़क निर्माण के शुभारंभ इसमें शामिल किया गया है इस तय कार्यक्रम में। इसके साथ ही इलाहाबाद झांसी राष्ट्रीय राजमार्ग को भी 4 लेन बनाने की जल्द शुरुआत की जाएगी। प्रयागराज में कुंभ का मेला लगने जा रहा है, जिसको लेकर के हम लोगों ने 1 वर्ष पहले तैयारियां शुरू की हैं और उस तैयारी के कारण से आज आपको पूरे शहर के अंदर, गांव क्षेत्र के अंदर आपको दिखने को मिलता होगा कि बड़ी तेजी से विकास का काम हो रहा है। कुंभ मेले के बजट से नहीं हो रहा है, लेकिन जब प्रयाग में कोई भी काम होगा तो कुंभ मेले के लिए भी होगा और प्रयाग की जनता के लिए भी होगा, प्रदेश की जनता के लिए भी होगा। और बहुत बड़ी परियोजना है और उस परियोजना का शुभारंभ करने के लिए हमारे आदरणीय नितिन गडकरी जी, भारत सरकार के वरिष्ठतम मंत्री हैं, उनका आगमन हो रहा है आज। और इलाहाबाद के लिए मैं कहूं कि नए युग की शुरुआत होने जा रही है। और वहीं इलाहाबाद में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि राज्य सरकार विलुप्त नदियों और जल स्रोतों को पुनर्जीवित करने का काम कर रही है। डिप्टी सीएम की माने तो सरस्वती की खोज के लिए देश विदेश से वैज्ञानिकों का दल जो है वो आ रहा है। इन दिनों प्रयाग और कौशाम्बी में लगातार सर्च अभियान हो रहा है। इसके लिए वैज्ञानिकों के अभियान में सफल होने की कामना भी की जा रही है।